एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है। आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा जहां पे हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, व्हाट इज आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स, ठीक है, ऑल सच थिंग्स वी फिनिश्ड। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक है। See, in the discovery of proton, we studied how this Rutherford, did the experiment and give his say the observations in its atomic model only, ठीक है। रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि रदरफोर्ड ने एक्चुअली किया था, गोल्ड फॉइल को बम्बार्ड किया था अल्फा पार्टिकल से और अल्फा रेस से, और जो भी ऑब्जर्वेशन से बेसिस से उसके ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्होंने फिर अपना एटॉमिक मॉडल रखा, ठीक है। उसमें जो लिमिटेशंस है, ठीक है, दैट विल गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल ओवर हियर इन टुडेस वीडियो एंड देन विल गो अहेड, ठीक है। लिमिटेशन और द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। नाउ द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, देयर आर टू ड्रॉबैक्स एक्चुअली, दो ड्रॉबैक है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के। पहला वाला, ओके, द फर्स्ट ड्रॉबैक इज, सी अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व्ड अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर मैनर। कंसीडर करो कि न्यूक्लियस है, बराबर है, तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर मैनर दिस वे ओनली, ठीक है। एंड देन आफ्टर सर्टेन टाइम वो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन कोलाइड हो जा रहे हैं न्यूक्लियस को, ठीक है। एक्चुअली अलोंग द से circular path the nuclear electrons are evolving, so during the revolving the electron undergo acceleration, electron accelerate करता है खुद को, and during the acceleration only it emits certain amount of radiation over there, ठीक है, कुछ रेडिएशन इमिट करेगा वहां पे, एंड ड्यू टू दैट इमिशन ऑफ रेडिएशन लॉस ऑफ एनर्जी इज देयर, एंड एक टाइम आएगा जहां पे न्यूक्लियस सिंपली कोलाइड होगा टू द न्यूक्लियस एंड द ओवरऑल द एटम्स गेट डिस्ट्रॉयड, ठीक है। ये एक पहला टॉपिक है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का। अब अगर यही हम लोग कंसीडर कर ले तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बराबर है, तो ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। सो दिस इज वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। क्या है कि रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ एंड along the revolution, okay, it accelerate and during the acceleration it emits the radiation as well, and due to that only some sort of energy may lose by the electron only, और उसके वजह से क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन आफ्टर सम टाइम्स विल कोलाइड टू द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस को कोलिजन होगा तो वो एटम बर्स्ट हो जाएगा, सिंपली वो हम लोग कहेंगे कि वो एटम डिस्ट्रॉय हुआ, बट वी ऑल नो दैट द एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओके, इन अ केमिकल कॉम्बिनेशन, बट जस्ट एक न्यू बॉन्ड फॉर्म होके न्यू कंपाउंड फॉर्म हो सकता है। सिंपली हम लोग कहते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉट बी नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। समझ में आ रहा है? सो ये एक लिमिटेशन था। दूसरा लिमिटेशन ये था कि रदरफोर्ड कहता रहा था कि द न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, बट एग्जैक्टली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस ये परफेक्टली वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। क्या डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, नॉट एबल टू एक्सप्लेन प्रॉपर्ली। I'll write here distribution of electrons around the nucleus was not able to not able to explain by the Rutherford atomic model। तो ये दो बड़े लिमिटेशन है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के। You can see over here, देखो the first one, अगर if I'll go with the structure of atom, एक मिनट, हाँ, yeah, drawback of Rutherford atomic model, the first you can see over here in the bold letter, an electron orbiting around the nucleus would follow a spiral path to the nucleus। यानी क्या है कि जो भी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस एक सर्टेन टाइम के बाद वो कोलाइड हो जाएगा, ठीक है, टू द न्यूक्लियस ओनली, एंड दैट इज नॉट करेक्ट एक्चुअली। इसका मतलब ये है कि एटम इज नॉट स्टेबल वन, तो इंस्टेबिलिटी ऑफ एटम इज कंप्लीटली इनस्टेबल, ये मानना था रदरफोर्ड का, बट दैट इज नॉट द करेक्ट थिंग। एंड द सेकंड वन, द सेकंड ड्रॉबैक इज Rutherford model does not describe the distribution of electron around the nucleus, okay, perfect electron around the nucleus circular path में exactly distribute किस तरह से होते हैं, ठीक है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एक्चुअली, तो ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया। एट द सेम टाइम
their energies also, okay, the energy around the say that circular part, ये भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो ये दो मेजर लिमिटेशंस थे और इन्हीं मेजर लिमिटेशंस को एक्चुअली वर्कआउट किया नील बोर्स ने, एंड देन उसने अपनी एक थियरी रखी, एटॉमिक थियरी, नील बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, सो हम लोग चले जाते हैं अभी नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, विल गो फॉर द डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोर्स एटॉमिक मॉडल, जहां पे हम लोग पहले पढ़ेंगे द वेव नेचर ऑफ or wave nature of electromagnetic radiation, or you can say wave particle duality of electromagnetic radiation, and then after we'll going to see some characteristics of electromagnetic radiation, उसके बाद फिर Planck's theory, ठीक है, particle nature of electromagnetic radiation, और उसके बाद फिर we'll go for the line emission spectrum only। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर the first one, that is wave particle duality of electromagnetic radiation। See, generally electromagnetic radiation जो है, you know, electromagnetic radiation यानी क्या बच्चों, the radiation which coming out from the source of light which contain all possible wavelength, that is called to be electromagnetic radiation। जैसे सन के ऊपर से सारे सन से हमें जो सनलाइट आती है, that is called to be electromagnetic radiation, जहां पे होगा विजिबल लाइट, वहां पे होगी इंफ्रारेड लाइट, यूवी लाइट, बराबर है। उसके बाद माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, ये सारे वेव्स रहेंगे अलोंग विद विजिबल लाइट। ठीक है, हालांकि हमारे अर्थ की तरफ कौन सी लाइट आती है, सिर्फ विजिबल लाइट आती है, बाकी के सारे टाइप के लाइट एब्जॉर्ब किए जाते हैं ओजोन में। ठीक है, ओके, सो द लाइट कमिंग आउट फ्रॉम द सोर्स ऑफ say radiation is called to be electromagnetic radiation which contains the all possible wavelength, बराबर। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इनिशियली इट इज नोन टू बी द वेव लाइक पार्टिकल्स। ठीक है, वेव लाइक से प्रॉपर्टीज थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के, यानी जो भी एक वेव की जो प्रॉपर्टीज है वो सारी प्रॉपर्टीज कैरी कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दैट इज ओके। ठीक है, बट आफ्टरवर्ड्स इट इज एक्सप्लेन दैट कि दैट that electromagnetic radiation also contain particle like properties as well। ठीक है, also contain what, particle like properties as well। ठीक है, क्योंकि whenever the light interact with the matter it behaves like a stream of particle। ठीक है, देखो जब भी light interact होगी with the matter it behaves as a stream of particle and that particle called as a photon। So light travels in a waveform containing photon in it। ठीक है, I'm repeating things guys। तो लाइट क्या है, ट्रेवल कर रही है वेव फॉर्म में, एट द सेम टाइम वहां पे क्या है, फोटोन क्या है, फोटोन का नेचर पार्टिकल लाइक नेचर है वहां पे। इसका मतलब लाइट यू नो डुअल प्रॉपर्टीज कैरी करती है, वेव लाइक प्रॉपर्टी एज वेल एज पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी। तो ये देखो वेव लाइक प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाय दिस डायग्राम ओनली। देखो यहाँ पे दिस इज द से the propagation of direction of this one electromagnetic radiation only, जहां पे ये upper part जो कि crest है, ये lower part that is called to be a trough, or distance between successive crest and trough is actually called to be a wavelength only। ठीक है, and here the height of the upper part from the direction of propagation that is called to be amplitude actually। ठीक है, so these are the some properties of the electromagnetic radiation। So now we'll see the characteristics of electromagnetic radiation। ठीक है, electromagnetic radiation के characteristics हम लोग पढ़ेंगे। Now one of the characteristics is the wavelength। ठीक है guys, यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको सिर्फ ये definitions और उसके symbols याद रखना है कि exactly what is wavelength, what is the SI unit, and you know what is actually the symbol to represent that particular characteristics point of that electromagnetic wave that we have to remember over here। So first is wavelength। wavelength क्या है, the distance between two successive crest and trough is called the wavelength। ठीक है, अगर ये डायग्राम देख लो तो ये crest और ये trough है, बराबर है, upper part is crest and lower part is trough। तो ये crest and trough का successive succession that is called to be a wavelength only, denoted by sign lambda। उसका SI यूनिट है मीटर। ठीक है, क्या क्या याद रखना है वेवलेंथ में, तो वेवलेंथ है the distance between two successive crest and trough is called wavelength, denoted by sign lambda, and SI unit is wavelength। Next properties, characteristic point of electromagnetic wave is frequency। ठीक है, frequency क्या एक्सप्रेस करता है, the number of a wave passing through a given point in a 1 second। ठीक है, a number of a wave, एक particular wave pass हो रहा है through a given point in 1 second only, that is called to be a frequency, denoted by sign mu, and SI unit is hertz। ठीक है, frequency क्या है, एक particular point में लाइट पास ऑन हो रही है, वेव पास ऑन हो रहा है इन 1 second only, तो whatever the number of wave passing that is called to be actually the wave is passing in a given point in 1 second, that is called to be frequency, denoted by sign mu, and the SI unit is hertz।
अब वेवलेंथ न्यू बार, वेव नंबर दैट इज न्यू बार। वेव नंबर क्या एक्सप्रेस कर रहा है? दिस इज द नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ। एक पर्टिकुलर यूनिट लेंथ में हाउ मेनी नंबर ऑफ वेवलेंथ्स आर देयर? वेवलेंथ यानी क्या? डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव क्रिस्ट एंड ट्रफ। सो द नंबर ऑफ अ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ दैट इज कॉल्ड टू बी अ वेव नंबर, डिनोटेड बाय साइन न्यू बार, एंड द यूनिट, कॉमन यूनिट जनरली इज सेंटीमीटर इनवर्स एंड ऐसा यूनिट इज मीटर इनवर्स। ठीक है, कॉमन यूनिट जो जनरल यूनिट यूज करते हैं दैट इज सेंटीमीटर इनवर्स, बट ऐसा यूनिट क्या है? मीटर इनवर्स, बराबर है। सो दिस इज द थर्ड वन। एंड द फोर्थ इज एम्पलीट्यूड। Amplitude is denoted by A. Amplitude is simply a wave. Amplitude of a wave is the height of the crest. ठीक है, ये देखो, ये डायग्राम देख लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो ये क्रेस्ट का जो हाइट है फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ये यहाँ से ये इतना पूरा ये जो हाइट है दैट इज कॉल्ड टू बी एम्पलीट्यूड ओनली। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव इज द हाइट ऑफ द क्रेस्ट। ठीक है, so that is all about the characteristics points। क्या क्या है? पहला तो वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या कर रहा है? डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव क्रेस्ट एंड ट्रफ। फ्रीक्वेंसी क्या? द नंबर ऑफ वेव, you know, the number of wave that passing through the given point in a 1 second, that is called to be a frequency। What is wave number? Wave number is the number of wavelength per unit length। ठीक है, एक पर्टिकुलर लेंथ में how many number of wavelength are there, that is called to be a wave number, denoted by new sign, new bar actually, and ऐसा unit is meter inverse। common unit generally uses centimeter inverse, and amplitude is the height of the crest। ठीक है, okay, apart from that, see, we'll see few other point like the electromagnetic radiation, the reason of the different reason of electromagnetic radiations are, see, कौन-कौन से reason होते हैं electromagnetic radiation में? पहला तो रेडियो फ्रीक्वेंसी which is reason about 10⁶ हर्ट्ज। ठीक है, 10⁶ हर्ट्ज के अराउंड 1 into 10⁶ हर्ट्ज के अराउंड जो रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट इज कॉल्ड टू बी अ रेडियो फ्रीक्वेंसी। दिस इज कॉल्ड टू बी अ रेडियो फ्रीक्वेंसी, बराबर है। माइक्रोवेव रीजन होता है अराउंड 10⁻10 हर्ट्ज, बराबर है। इंफ्रारेड रीजन, इंफ्रारेड लाइट तो आपने सुना ही होगा, वो शायद से इसको समझने में दिक्कत नहीं आएगा। उसका रीजन है 10⁻13 हर्ट्ज। एंड अल्ट्रावायलेट रीजन दैट इज यूवी रीजन, उसका रीजन है in a electromagnetic radiation 10⁻16 हर्ट्ज। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में रेडियो वेव्स रहेंगे, जैसे मैंने पहले कहा था, रेडियो वेव, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, सारे टाइप्स के रेडिएशन साथ में रहेंगे, दैट इज कॉल्ड टू बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो रेडियो वेव का और रेडियो फ्रीक्वेंसी का रीजन क्या है? 10⁻6 हर्ट्ज। देन माइक्रोवेव का 10⁻10, इंफ्रारेड का 10⁻13, एंड दिस वन अल्ट्रावायलेट रीजन क्या है? 10⁻16 हर्ट्ज। ये रीजन है दिस वन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पर्टिकुलर लाइट का, पर्टिकुलर टाइप ऑफ अ लाइट का। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर वैक्यूम में है तो उसकी पर्टिकुलर स्पीड क्या होगी? वी ऑल नो द स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, 3.0 into 10⁸ मीटर पर सेकंड। प्रिसाइज वैल्यू है एक्चुअली 2.997925 to 10⁸ मीटर पर सेकंड ओनली, बराबर है। ये एक्यूरेट वैल्यू है, बट जनरली वी राउंड ऑफ करके हम लोग लेते हैं क्या? 3.0 into 10⁸ मीटर पर सेकंड, दैट इज द स्पीड ऑफ अ लाइट इन अ वैक्यूम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पीड क्या है? 3.0 into 10⁸ मीटर पर सेकंड इन अ वैक्यूम। ठीक है, अगर हम लोग वेवलेंथ दैट इज लैम्डा, फ्रीक्वेंसी न्यू एंड द स्पीड ऑफ लाइट को एक्सप्रेस कर दे, रिलेशनशिप में एक्सप्रेस कर दे, तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है C is equal to न्यू बार। ठीक है, C is equal to क्या है? न्यू बार। यू कैन सी द कर्सर ओवर हियर, C is equal to न्यू बार, where C is the speed of light। कितना है स्पीड? 3 into 10⁸8 मीटर पर सेकंड। न्यू फ्रीक्वेंसी लैम्डा दैट इज वेवलेंथ। ठीक है, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट हो गए बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर एंड द एम्पलीट्यूड, अलोंग विद दैट द रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमने डिस्कस किया यहाँ पे, रेडियो फ्रीक्वेंसी, माइक्रोवेव रीजन, इंफ्रारेड रीजन, अल्ट्रावायलेट रीजन एंड ऑल। ठीक है, एट द सेम टाइम वी हैड आल्सो डिस्कस्ड द speed of electromagnetic radiation कितना है? 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा दैट इज C is equal to न्यू बार, न्यू वेवलेंथ और लैम्डा। ठीक है, चलो आगे चलता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो हो गया, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद द हेल्प ऑफ ऑल दोस प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर लिए। नाउ विल गो फॉर द पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड सेकेंडली पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में यानी लाइट में पार्टिकल टाइप प्रॉपर्टीज भी होती है। ठीक है, उसके लिए प्लैंक्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया था एक्चुअली। ठीक है, दैट इज कॉल्ड टू बी अ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन शॉर्ट में बता देता हूं बच्चों क्या है एग्जैक्टली। whenever a particle, say whenever a certain object emits the radiation or absorb the radiation, ठीक है, एक अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग
एक रेडिएशन इमिट करता है या फिर मे बी एब्जॉर्ब करता है इन अ स्मॉल क्वांटिटी ओनली, दैट रेडिएशन इज कॉल्ड टू बी अ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द प्लैंक्स थ्योरी द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी एंड नॉट द एम्पलीट्यूड। ठीक है, एंड दैट प्लांट गिव दैट स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, द नेम इज क्वांटम। प्लैंक्स ने क्या नाम दिया है? क्वांटम। अगर आपको डिटेल में जानना है तो यू कैन यूज द सीबीएसई बुक्स आल्सो फॉर द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी टू अंडरस्टैंड द पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेयर द होल एक्सपेरिमेंट इज गिवन। शायद आपको याद भी होगा। देखो, कभी आपने लोहार के पास देखा होगा कि मेटल रॉड को हीट करता है वो, ओके, लोहे को रॉड को हीट करता है वो, किसी भी उसके औजार बनाने हैं, उसको शेप देने के लिए पहले क्या करेगा? उसको हीट करेगा। हीट करते वक्त तो रेडिश कलर का आपको वो मेटल रॉड, जैसे ही कंप्लीट हीट होगा, हायर टेम्परेचर पे जाए तो रेडिश कलर का बनता है। वंस कंटिन्यूस हीट करेंगे वो तो उसको और वो थोड़ा सा येलोइश कलर का हो जाएगा, थोड़ा सा ब्लूइश कलर का हो जाएगा एक सर्टेन टाइम के बाद। अगर कंटिन्यूस आप उसको हीट करते रहे एक सर्टेन टाइम के बाद व्हाइटिश कलर का भी हो जाता है एक्चुअली। सो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द पर्टिकुलर इमिशन ऑफ रेडिएशन इज डिफरेंट एक्चुअली। रेडिएशन जो इमिट करना यानी रिलीज करना, वो डिफरेंट हो जाता है। यानी एक सर्टेन डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट, क्या बोल सकते हैं आप लोग, डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट इमिट होता है। तो टेम्परेचर जैसे एब्जॉर्ब कर रहा है या फिर हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो कुछ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट वहां पे एब्जॉर्ब कर रहा है। सो व्हाटएवर दैट स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी absorbed by the say object and the small quantity of energy emitted by the object, that is called to be a क्वांटम एनर्जी। उसी को क्या बोलते हैं? क्वांटम एनर्जी। उसी वो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी को नाम एक्चुअली दिया है प्लैंक्स ने क्वांटम एनर्जी। और क्वांटम एनर्जी एंड ओवरऑल थियरी इज कॉल्ड टू बी अ क्वांटम थियरी, एंड प्लैंक्स क्वांटम थियरी यही है डिटेल में। ओके, सो हियर व्हाटएवर द एनर्जी of one quantum of radiation that is proportional to the its frequency, and that given by E is equal to h nu, where h is what? The Planck's constant, और Planck's constant की वैल्यू क्या है? 6.626 into 10⁻34 जूल सेकंड। ठीक है, क्या है वैल्यू? 6.626 into 10⁻34 जूल सेकंड। ठीक है, एंड nu is the frequency and E is the energy, whatever the absorbed by the say object or emitted by the object. ठीक है, and that is actually Planck's quantum theory express the particle nature of electromagnetic radiation as well। ठीक है, क्या एक्सप्रेस किया? पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसको वेव लाइक प्रॉपर्टीज भी है। ओके, वेव लाइक प्रॉपर्टीज है, एक ट्रेवल कर रहा है वेव फॉर्म में जहां पे क्रिस्ट रफ बनेगा। ठीक है, एक एम्पलीट्यूड होता है क्रिस्ट का, हाइट ऑफ द क्रिस्ट, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ओनली। एट द सेम टाइम इट डू कंटेन सर्टेन पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज एज वेल, दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ओवर हियर। ठीक है, ओके, तो ये जो दो डेवलपमेंट है, द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये हेल्प कर रहा है बोर्स को टू एक्सप्लेन इट्स एटॉमिक मॉडल। ओके, टू एक्सप्लेन हिज एटॉमिक मॉडल ओनली। तो चले जाते हैं फिर द फर्स्ट थिंग, दैट इज लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन। इमिशन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन अगर हम लोग इरेडिएट करते हैं तो एग्जैक्टली क्या what sort of changes will take place, that we'll see over here, that is called to be emission spectrum। ठीक है, देखो गाइस, line emission spectrum, I'll use the notes also। just a minute, हाँ guys। okay, line emission spectrum of hydrogen, light emission spectrum। बच्चों स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रम यानी जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट या एब्जॉर्ब हो रहा है उसको हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं, शॉर्ट में उसको स्पेक्ट्रा भी बोला जाता है। ओके, सो लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ अ हाइड्रोजन, सी हियर, whenever the hydrogen atom, whenever the hydrogen atom absorb the energy, ठीक है, क्या होगा? पहले उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है, it goes into the higher energy state। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? हायर एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे, एंड देन इट कम बैक टू its लोअर एनर्जी लेवल। ठीक है, so when the hydrogen atom is irradiated with the light, it absorbs the energy, but obvious, ठीक है, atom, molecule or ion which has absorbed the radiation is called to be the excited substance or the excited atoms। so whatever the atom or the ions, atoms, ions or molecules which absorb
लाइट एनर्जी आर कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको, एक्साइटेड एटम मॉलिक्यूल और आयंस। ठीक है, तो जो भी हम लोग जो भी एटम मॉलिक्यूल और आयन से कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा उसको हम लोग कहेंगे एक्साइटेड एटम्स। ठीक है, नाउ हियर हीटिंग आल्सो एक्चुअली ब्रिंग द एक्साइटेड स्टेट। हीट अगर करेंगे सब्सटेंस को तो भी एक्साइटेड स्टेट में आएगा, क्योंकि वो भी हीट एनर्जी भी एब्जॉर्ब ही करेगा। और जब भी बच्चों एक्साइटेड स्टेट में चला गया कोई स्पीसीज, वो वापस से अपने ओरिजिनल लेवल पे तो आएगा। ठीक है, once it goes to the excited state it come back to its original state as well, और you know while coming back to its original state या फिर original energy level, क्या करेगा वहां पे, जो भी एब्जॉर्ब एनर्जी है वो रेडिएशन इमिट करेगा। वहां पे क्या करेगा, वो रेडिएशन इमिट करेगा, तो उसी को हम लोग कहेंगे इमिशन ऑफ रेडिएशन। क्या कहेंगे उसको, emission of radiation. So whatever the recorded spectrum of a recorded spectrum that is emitted by the radiation is called to be a emission spectrum. ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम लोग, emission spectrum. So guys यहाँ पे ये स्पेशली वर्ड को ध्यान में रखना है कि what is this excited state and what is this emission spectrum. Emission spectrum. Okay, क्या है ये इमिशन स्पेक्ट्रम, दैट आल्सो वी हैव टू कंसंट्रेट। अंडरस्टूड, इमिशन स्पेक्ट्रम क्या है गाइस, जब भी कोई एटम को, समझ लो यहाँ पे हाइड्रोजन भी हम लोग ले लेते हैं कि हाइड्रोजन को हमने हाइड्रोजन ने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब की, बराबर है, हाइड्रोजन ने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब की, से फॉर एग्जांपल कुछ सनलाइट एब्जॉर्ब कर ली, बराबर, हाइड्रोजन एटम नेक्स्ट एनर्जी लेवल पे चला गया, समझ लो ये उसकी एनर्जी लेवल है, हाइड्रोजन एक्साइटेड स्टेट में चला गया, और दूसरा वाला दिस इज लोअर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल, बराबर है, और ये है हायर एनर्जी लेवल, उसी को हम लोग कहेंगे एक्साइटेड स्टेट। क्या कहेंगे हम उसको, एक्साइटेड स्टेट। सो वंस द एटम मॉलिक्यूल और आयंस एब्जॉर्ब सर्टेन रेडिएशन, लोअर एनर्जी से वो नेक्स्ट एनर्जी लेवल पे चला जाएगा, सो दैट स्टेज ऑफ द एटम मॉलिक्यूल और आयन इज कॉल्ड टू बी द एक्साइटेड स्टेट। उसको क्या कहेंगे हम लोग, एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, ये एक्साइटेड स्टेट नॉट ओनली बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ अ सनलाइट, बट हीट अगर दे देंगे, हीट पास ऑन करेंगे तभी वो एक्साइटेड स्टेट आती है। अब ये एक्साइटेड स्टेट पे चला गया, ऊपर चला गया नेक्स्ट एनर्जी लेवल पे, वापस से तो अपनी एनर्जी लेवल पे आएगा ना, वो नॉर्मल एनर्जी लेवल पे ग्राउंड स्टेट में आएगा वो। ठीक है, सो वन इज इट गोज come back to its ground energy level only or its ground state only, क्या करेगा वो, जो भी उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की है वो वापस से इमिट करेगा, वो वापस से रिलीज करेगा। समझ में आ गया? तो ठीक है, तो जब भी हाइड्रोजन एटम और एनी अदर स्पीसीज once it goes into the higher energy level while coming back to its ground state or low, original energy level, it emits the radiation. So whatever the radiation emitted during coming back to the its lower energy level only, that is called to be इमिशन स्पेक्ट्रम। उसको क्या कहेंगे हम लोग, इमिशन स्पेक्ट्रम। तो समझ गए मीनिंग व्हाट इज इमिशन स्पेक्ट्रम, जब भी लोअर एनर्जी से ऊपर चला गया एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट से वापस से फिर नीचे अपनी नॉर्मल एनर्जी लेवल पे आने के बाद कुछ रेडिएशन इमिट करेगा। ठीक है, रेडिएशन क्या करेगा, रेडिएशन एमिट करेगा। ठीक है, इट एमिट्स द रेडिएशन। Okay, and that image, that whatever the radiation or whatever the wavelength of radiation emits, that is called to be a emission spectrum. उसी को हम लोग क्या कहेंगे, emission spectrum। हाइड्रोजन एटम के लिए है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन, तो आसानी से वो लोअर हायर एनर्जी पे, हायर एनर्जी से फिर लोअर एनर्जी पे आ जाएगा। That is called to be a emission spectrum of a hydrogen atom. Understood guys? समझ में आ गया? Okay, so you can see here the emission spectrum, line spectrum of a hydrogen, जहां पे नंबर डिफरेंट सीरीज यहाँ पे है, पाशन सीरीज, वाल्मर सीरीज, लेमन सीरीज। ठीक है, पाशन सीरीज यानी जब भी हाइड्रोजन एक पर्टिकुलर जो एनर्जी के लिए तरफ जाएगा, हायर एनर्जी पे लाएगा, तो वहां पे कौन कौन से रेडिएशन इमिट होंगे। देखो पाशन सीरीज, ये सारे साइंटिस्ट के नाम है बच्चों, पाशन सीरीज है, पाल्मर सीरीज है, लेमन सीरीज है, ये सारे क्या है, साइंटिस्ट के नाम है। क्या है, साइंटिस्ट के नाम, जहां पे वो कह रहा है कि जब भी हाइड्रोजन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा and it emits the radiation while coming back to its lower energy level, तब वो कुछ रेडिएशन इमिट करेगा। अंडरस्टूड? तो रेडिएशन कौन सा है, इंफ्रारेड है, पार्टली विजिबल है, एज वेल एज अल्ट्रावायलेट रेज है। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का इमिशन रेडिएशन क्या एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंट किया था,
व्हेन द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इज पास थ्रू द गैसियस हाइड्रोजन एटम इट इमिट्स द रेडिएशन, ठीक है। अगर गैसियस हाइड्रोजन एटम को एक चेंबर में प्लेस कर दो, वहां पे 2 इलेक्ट्रोड रख दो और एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करो, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पास करो टू दैट होल चेंबर ओनली कंटेनिंग हाइड्रोजन गैस, तो वो कुछ रेडिएशन इमिट करेगा। तो व्हाटएवर द हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रम स्टडीड बाय द 5 डिफरेंट साइंटिस्ट, ओके, और उन्होंने फिर व्हाटएवर द रिकॉर्डेड द हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रा इन द डिफरेंट रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अलग अलग रीजन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रीजन में वो स्पेक्ट्रम उन्होंने रिकॉर्ड किए हैं। So this spectra or spectrum were not continuous and comprises of a series of a line corresponding to the different frequencies only, अलग अलग frequencies के वो series of line है, तो वो series of line यहाँ पे बताया है। First is Balmer Paschen series, associated with the infrared, says कि infrared region से belong करता है वो। Balmer series partly visible region पे वो belongs करेगा, and the Lehman series the emission of radiation that is ultraviolet radiation। तो यहाँ पे जब भी हाइड्रोजन को एक्साइटेड स्टेट में हम लोग लेके जाएंगे एंड देन व्हेन इट कम बैक टू इट्स नॉर्मल एनर्जी लेवल, कुछ रेडिएशन इमिट करेगा, और रेडिएशन इमिट करता है इंफ्रारेड, पार्टली विजिबल एज वेल एज अल्ट्रावायलेट रीजन। क्या? इंफ्रारेड, पार्टली विजिबल एज वेल एज अल्ट्रावायलेट रीजन। इंफ्रारेड जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने, 5 अलग अलग साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था एंड देन उन्होंने अपनी कौन कौन सी रेडिएशन इमिट कर रहा है वो इंडिविजुअली बताया था, इसलिए उनको सीरीज का नाम दिया है अपना पाशन सीरीज, related to the infrared, Balmer series related to partly visible and Lehman series related to ultraviolet। Understood? So this is all about the emission spectrum। ठीक है guys? So simply आप इस particular topic पे याद रखने लायक क्या चीज है कि जब भी कोई स्पीसीज कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है या फिर उसको हीट किया जाता है, वो एक एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है और एक्साइटेड स्टेट में से वापस से अपने एनर्जी लेवल में आते वक्त कुछ रेडिएशन इमिट करता है, उसी को हम लोग कहेंगे इमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, दैट इज कॉल्ड टू बी अ इमिशन ऑफ रेडिएशन एंड व्हाटएवर द स्पेक्ट्रम कमिंग आउट फ्रॉम द इमिशन ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड एज अ इमिशन स्पेक्ट्रम। यहाँ पे एग्जांपल दिया है हाइड्रोजन का ओनली, ठीक है, जहां पे हाइड्रोजन को एक्साइटेड स्टेट एंड देन हाइड्रोजन रेडिएशन इमिट करता है कौन कौन से? इंफ्रा, पार्टली विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट। अंडरस्टूड? ओके, तो पूरा ये हाइड्रोजन का Balmer series, Paschen series and this one Lehman series ये दिया है और वहां पे फॉर्मूला भी दिया है कि Balmer series ने एक्सप्रेस किया the wave number of emission radiation, wave number, the formula is given as nu bar is equal to 109677 into 1 into 2 square minus 1 into n square centimeter inverse, where जो n है वो 3 4 5 है। okay, that is the numbers given by this one the Balmer series only। ठीक है, whatever the frequency वो Balmer series से इस फॉर्मूले से हम लोग डिस्क्राइब कर सकेंगे। the line described by the formula are called to be a Balmer series only, जहां पे the Rayberg found that 5 series could be described by the simple general expression। okay, Rayberg ने एक ही सारे के सारे 5 series जो है जो लाइट इमिट कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम, वो एक ही फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। कौन सा वाला? तो न्यू बार इज इक्वल टू 109677 into 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square। ठीक है, where n1 will be 1 2 3। ठीक है, so here we can find out n2 is equal to n1 plus 1, n1 plus 2, n1 plus 3। so it is that the principal quantum number is given over here only। ठीक है, and according to that only here देखो हाइड्रोजन का लेमन सीरीज स्पेक्ट्रम रीजन कौन सा है? अल्ट्रावायलेट, बाल्मर विजिबल, पार्शियल, इंफ्रारेड, ब्रैकेट सीरीज इंफ्रारेड, फन infrared। so whatever the number of emission series of emission spectrum of line of a hydrogen atom and that is spectrum is given। Lehman कह रहा है कि ultraviolet, Balmer series belongs to visible, partial, bracket and fun belongs to infrared। ठीक है, so ये I know that बच्चों ये थोड़ा सा समझने में मुश्किल होती है कि ये exactly क्या है, but you just remember that कि हाइड्रोजन एटम कुछ रेडिएशन इमिट कर रहा है और वो रेडिएशन कौन से इमिट कर रहा है वो ये डिफरेंट साइंटिस्ट ने यहाँ पे कहा है, that is UV, visible as well as infrared region से लाइट इमिट कर रहा है। अंडरस्टूड? और उसी को ये उन्होंने अपने उस पर्टिकुलर सीजन का या फिर रीजन को अपना नाम दिया है लेमन सीरीज, बार्मर सीरीज, पार्शन सीरीज, ब्रैकेट और फन सीरीज। अंडरस्टूड? क्लियर हो गया? आगे बढ़ता है फिर। चलो अभी बोस मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम जो अपना मेन कॉन्सेप्ट है जिसके लिए हम लोग ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज इमिशन ऑफ रेडिएशन, व्हाट इज एक्साइटेड स्टेट, व्हाट इज पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, व्हाट इज वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये सारे जो पार्ट है, ओके, जो सारे टर्म्स हम लोग जो पिछले आई थिंक सो आधे घंटे से लर्न कर रहे हैं
वो किसके लिए था? बोज एटॉमिक मॉडल के लिए। तो ठीक है, बोज एटॉमिक मॉडल शुरू करते हैं। द पोस्टुलेट द बोज एटॉमिक मॉडल, एग्जैक्टली क्या कहना है, ओके, एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ बोज एटॉमिक मॉडल, सो दैट वी विल गोइंग टू डिस्कस टुडे ओनली। ठीक है, शुरू करते हैं फिर द बोज एटॉमिक मॉडल। ओके, देखो गाइस, बोज एटॉमिक मॉडल, हियर वी विल गोइंग टू डिस्कस कि व्हाट आर द व्हाट यू कैन से, आप बोल सकते हो कि से न्यूक्लियस क्या है, व्हाट इज एक्चुअली द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वेयर दिस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट एंड एवरीथिंग दैट इज गिवन ओवर देयर बाय द बोज एटॉमिक मॉडल। ठीक है, चलो पहला पोस्टुलेट डिस्कस कर लेते हैं फिर हम लोग। नाउ द फर्स्ट पोस्टुलेट, now according to the Bose atomic model is the simplest atomic model actually which is discussed for the hydrogen atom। हाइड्रोजन क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन वहां पे तो सिंपल था, वो बोज को हाइड्रोजन को एनालाइज करना, एट द सेम टाइम वो एग्जैक्टली उसके एटॉमिक मॉडल एक्सप्रेस करना। ठीक है, सो वी विल गोइंग टू सी दैट थिंग्स। ओके, बोज एटॉमिक मॉडल। Now Bose model for the hydrogen atom based on the following postulates। देखो, number 1, the electron in the hydrogen atom can move around the nucleus in one of the many possible circular paths of a fixed radiation of a fixed radius and the energy। क्या कहना था उसका? whatever the electron of a hydrogen atom revolving around the nucleus, वो क्या है? it is revolved in a fixed circular path of a fixed radius। ठीक है, fixed circular path of a fixed radius and it also contains what? fixed energy as well। fixed circular path of a fixed radius and it also contains what? the fixed energy। ठीक है, this circular path are called to be the orbit or a stationary states or the allowed energy states। ठीक है, चलो नोट के साथ डिस्कस, मैं यहाँ पे नोट भी कर रहा हूं। चलो, बोज एटॉमिक मॉडल और पोस्टुलेट्स ऑफ बोज एटॉमिक मॉडल। पोस्टुलेट्स ऑफ बोज Bose atomic model। ठीक है, नाउ व्हाट इज द पोस्टुलेट्स ऑफ Bose atomic model? सी हियर, क्या कहा है कि इलेक्ट्रॉन ऑफ अ हाइड्रोजन एटम रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ विद द फिक्स रेडियस एंड फिक्स एनर्जी। जो सर्कुलर पाथ है दैट इज कॉल्ड टू बी अ ऑर्बिट और स्टेशनरी स्टेट्स और अलाउड एनर्जी स्टेट्स। ठीक है, जो समझ लो ये न्यूक्लियस है, करेक्ट, ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ से रिवॉल्व हो रहा है इन अ फिक्स रेडियस ओनली। तो ये जो व्हाटएवर फिक्स, ये प्रॉपर्ली डायग्राम नहीं है बच्चों, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो डिस्टेंस है बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, उसको क्या कहा है? ऑर्बिट और स्टेशनरी स्टेट्स और अलाउड एनर्जी स्टेट। अलाउड एनर्जी स्टेट, ठीक है, whatever the fixed circular path in which the electrons are revolving around the nucleus, that is called to be orbit or stationary states or allowed energy state, correct? This is the first postulate। okay, now the second one, generally these orbits are arranged constantly around the nucleus in an increasing order of energy। ठीक है, increasing order of energy यानी if I go again with the diagram, ये diagram है तो फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, ये थर्ड एनर्जी लेवल। ठीक है, अब ये फर्स्ट एनर्जी लेवल की लोएस्ट एनर्जी रहेगी, जैसे ही वो न्यूक्लियस के दूर चला जाएगा दूसरी एनर्जी लेवल, उसकी एनर्जी थोड़ी सी बढ़ेगी, ये इसकी और थोड़ी सी बढ़ेगी, लाइक दिस वे, एज द एनर्जी लेवल और ऑर्बिट्स आर गोइंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इज इंक्रीजेस। ठीक है, दैट इज वन postulate। second one, the energy of the electron in an orbit does not change with the time। देखो यहाँ पे जो रदरफोर्ड का ड्रॉबैक था कि इलेक्ट्रॉन revolved in a circular path, ठीक है, और in a fixed circular path only, but while revolving it accelerates, it emits the radiation and after some time it collide to the nucleus only, it goes towards the path of the nucleus। okay, that is it, collision हो रहा है वहां पे न्यूक्लियस के साथ, बराबर है। that was the ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। वहीं पे ओवरकम किया है बोर्स ने, जहां पे कहा है कि एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद द टाइम। ठीक है, क्या है? एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद द टाइम। जो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व हो रहा है अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, उसकी एनर्जी चेंज नहीं होती विद द टाइम। हाउएवर द इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम लोअर स्टेशनरी स्टेट टू हायर रेफरेंस स्टेट if and when the required amount of energy is absorbed by the electron or may be emitted by the electrons। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज विद द टाइम, ठीक है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन की डज नॉट चेंज विद द टाइम। फिर भी इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जंप कर सकता है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट चेंज with time. Only electron can jump from one energy level to higher energy level, यानी एक से यही डायग्राम अगर मैं यूज कर लूं तो ये लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे, या फिर हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जब एब्जॉर्ब करेगा रेडिएशन तो लो टू हाई, लो एनर्जी लेवल, और ये है हाई एनर्जी लेवल, ठीक है। तो लो एनर्जी लेवल, लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे जाएगा, ठीक है, हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे जाएगा, ओके। सो दैट इज पॉसिबल ओवर देयर। यहां पे ऐसे जब एब्जॉर्ब करेगा रेडिएशन लो टू हाई और रेडिएशन इमिट करेगा हाई टू लो एनर्जी लेवल पे, ये पॉसिबल है यहां पे। द जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल इज पॉसिबल ओवर देयर, ठीक है। दैट इज द सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोस एटॉमिक मॉडल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एनर्जी बिल्कुल लूज नहीं करता, सिर्फ अगर इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर दिया तो वो ऊपर की एनर्जी लेवल पे चला जाएगा, वापस से वो कमिंग बैक टू इट्स ग्राउंड स्टेट लोअर एनर्जी लेवल, एनर्जी को इमिट कर सकता है, ये एक चांसेस है वहां पे। ओके, नेक्स्ट, now the frequency of radiation whatever the absorbed or emitted by emitted when the transition occurs, okay, so between the two stationary states that is differ by delta E, whatever the frequency है जो कि रेडिएशन इमिट करे किया है या फिर रेडिएशन एब्जॉर्ब किया है, ठीक है। so the frequency of radiation is given by what, frequency of radiation is given by, we can say that कि nu is equal to delta E upon h, ठीक है। the energy difference between the two energy level that is given by delta E, delta E or whatever the frequency of radiation absorbed by the say hydrogen atom or emitted by the hydrogen atom that is given by nu is equal to delta E upon h, delta E यानी क्या, E2 minus E1, where E1 यानी क्या होगा बच्चों, energy of lower energy level, ठीक है, energy of lower energy level, देखो ये है lower energy level, इसको हम लोग कहेंगे E1, ठीक है, this will be our E1, यहाँ पे मैं लिखूं this is E1 and this one higher energy level that is E2, तो E2 minus E1 that will give you the delta E, ठीक है, E2 minus E1 that will give you delta E, and what is this h, h is simply the constant value, ठीक है, that is constant value, and that constant value क्या है, that is 6.626 into 10 to minus 34, ठीक है, Planck's constant, and whatever this rule is known to be the Bose frequency rule, ठीक है। तो देखो पहली चीज तो कही है कि this one postulates the Bose atomic model कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट होता है इन फिक्स और सर्कुलर पाथ, उसको नाम दिया है ऑर्बिट, स्टेशनरी स्टेट्स और अलाउड स्टेट। दूसरी चीज कही कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी विद द टाइम चेंज नहीं होती, सिर्फ एब्जॉर्ब करे या फिर एनर्जी को लूज करे तब शायद से पॉसिबल है कि व्हाट वी कैन से you can say कि jumping of electron can be possible, ठीक है, क्या है, jumping of electron can be possible lower to higher और higher to lower, ये एक possibility है। next thing, third, the frequency of radiation absorbed or emitted when transition occurs between the two, whatever the radiation absorb किया या फिर emit किया है उसकी frequency express कर रहा है by the formula nu equal to delta E upon h equal to that is equal to E2 minus E1 upon h, ठीक है, and उस रूल को बोलते हैं frequency Bose frequency rule। Fourth one is what? The angular momentum of an electron. The angular momentum of an electron in a given stationary state can be expressed as, okay, whatever the angular momentum जिस स्पीड से वो circulate हो रहा है in a circular path, okay, that is given by mvr is equal to n into h upon 2r, where n is the n equal to 1 2 3, that is principal quantum number only, the number of a shell, first, second, third, fourth, okay, h Planck's constant है, pi की वैल्यू तो पता ही है 3.14, okay, so that is given over here, so whatever angular momentum of an electron around the stationary states that is also given, mvr is equal to n into h upon 2 bar, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। नाउ द रिजल्ट, ये तो पोस्टुलेट्स हो गए सारे, postulates of the Bose atomic model. Now the rule results of the Bose atomic model, what will be the result, okay, that also we'll see।
रिजल्ट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, अब देखो रिजल्ट क्या है, एक एक वन बाय वन हम लोग रिजल्ट डिस्कस करते हैं। यहाँ पे टोटल फाइव रिजल्ट्स आर देयर ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। ओके, हाउ मेनी रिजल्ट्स आर देयर? 5 रिजल्ट्स आर देयर ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल ओनली। ओके, फर्स्ट वन, द स्टेशनरी स्टेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नंबर्ड एज 1 2 3। ठीक है, जो भी स्टेशनरी स्टेट्स है, इफ आई गो विद द डायग्राम, जस्ट अ मिनट, हाँ बच्चों, या रिजल्ट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, सी रिजल्ट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल अकॉर्डिंग टू बोर्स। देखो क्या है, ये न्यूक्लियस है, ये पहली स्टेशनरी स्टेट्स, सेकंड ये दिस इज नॉट एक्चुअली सर्कुलर पाथ परफेक्टली नहीं आ रहा है, एक मिनट, हाँ वापस से डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं मैं। या से कंसीडर करो कि ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट सेकंड, स्टिल इट इज नॉट करेक्ट बच्चों, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जस्ट अ मिनट, हाँ इसको निकाल देता हूं, या एक मिनट, हाँ दिस इज सेकंड सर्कुलर पाथ, ये थर्ड हो गया, दिस इज न्यूक्लियस ओनली। हाँ भाई, ओके, ये फोर्थ सर्कुलर पाथ एंड ऑल, बराबर है। अब यहाँ पे जो सर्कुलर पाथ है, सी हियर द सर्कुलर पाथ इज नंबर्ड एज n, that is equal to 1 2 3, और उसी को कहता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ओनली। ओके, that is called to be a principal quantum number। so ये हो गया फर्स्ट सर्कुलर पाथ, फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट्स, ये हो गई अपनी सेकंड स्टेशनरी स्टेट्स, थर्ड स्टेशनरी स्टेट्स, फोर्थ स्टेशनरी स्टेट, दिस वे ओनली। समझ में आ गया? अगर मैं वापस से डायग्राम करूं बड़ा वाला, तो ये हो गया पहला सर्कुलर पाथ, दूसरा सर्कुलर पाथ, ये तीसरा, ओके, ये चौथा, दिस वे ओनली। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ओके, दीज आर द सर्कुलर पाथ ओनली। समझ में आ रहा है? और ये सिंपली उसको कहेंगे पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट, ये चौथा ऑर्बिट, दिस वे ओनली। अंडरस्टूड? दिस इज वन थिंग। नाउ नेक्स्ट थिंग इज द रेडियस। The radius of the stationary states is given by the formula Rn is equal to n square into a naught, where a naught is the fixed number, that is constant number। क्या है नंबर उसका? 52.9 picometer only, and n square, that n indicates the number of a shell। क्या इंडिकेट करेगा वो? नंबर ऑफ अ शेल। देखो ये 1 2 3, तो n Rn is equal to क्या है फॉर्मूला? Rn is equal to n square into a naught। ठीक है, where n समझ लो 1 है, n equal to 1, तो ये आ जाएगा 1 square into 52.9, that will be 52.9 picometer। this is for first shell। okay, this is the radius of a first shell, that is कितना होगा? और फर्स्ट ऑर्बिट कितना होगा? 52.9 पिकोमीटर। अब अगर n equal to 2 होगा तो क्या होगा? 2 स्क्वायर, so 4 into 52.9। ठीक है, 4 into 52.9 कितना हो जाएगा वो? 211.6। ठीक है, अगर मैं R2 निकाल देता हूं, Rn यहाँ पे मैंने ले लिया था, R2 अगर मैं करूं, so that is n2 स्क्वायर, फॉर्मूला वही है एक्चुअली, I'll write the same formula, n equal to 2 ले लेता हूं यहाँ पे, n square into a naught, n square हो गया 2 स्क्वायर into a naught is 52.9, 2 स्क्वायर होगा ये 4 into 52.9, वैल्यू विल बी 211.6 पिकोमीटर। ठीक है, तो रेडियस ऑफ द सेकंड शेल, ये फर्स्ट शेल की रेडियस कितना है? 52.9, सेकंड शेल की रेडियस कितना है? 211.6। so this way only we can find out the radius also of the circular path। बराबर है? चलो, रेडियस इज डन। नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन इज द एनर्जी ऑफ इट्स स्टेशनरी स्टेट्स। तो एनर्जी इज गिवन बाय E1 is equal to minus RH into 1 upon n square, where n is 1 2 3। तो एनर्जी ऑफ द सर्कुलर स्टेट इज आल्सो गिवन। ये जो सारी सर्कुलर स्टेट्स है, ये फर्स्ट सर्कुलर स्टेट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसकी एनर्जी जो है, सो दैट इज आल्सो गिवन ओवर देयर। ठीक है, दैट इज आल्सो एनर्जी। द फॉर्मूला इज गिवन। क्या है एनर्जी का फॉर्मूला? E1 is equal to minus RH into 1 upon n square, minus RH into 1 upon n square, 1 upon n square। समझ में आ गया? where n क्या है? नंबर ऑफ शेल, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड की, तो थर्ड की सबकी एनर्जी वहां पे मिलेगी। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RH? दैट इज कॉल्ड रेबर कांस्टेंट। वैल्यू है 2.18 into 10⁻⁸ जूल, 2.18 into 10⁻18 सॉरी जूल। ठीक है, ओके, एनर्जी हो गया। तो यहाँ पे देखो, तो एनर्जी ऑफ फर्स्ट
shell, energy of second shell is given -2.18 into 10 to minus 18 into 1 upon 1 square. देखो ये n square का n का वैल्यू लिया 1 तो 1 upon 1 that is 1 only, तो वो हो जाएगा एनर्जी पहला -2.18 into 10 to minus 18 जूल बराबर. सेकंड का हो गया -2.18 into 10 to minus 18, ये RH की वैल्यू 1 upon 2 स्क्वायर यानी 4, 1 upon 4 यानी कितना हो जाएगा वो 0.25, तो 2.18 into 10 to minus 18 upon 0.25 minus 0.545 into 10 to minus 18 जूल. ठीक है, माइनस 0.545 into 10 to minus 18 joule. So this is the energy. So this is the formula to find out the energy. ठीक है, अब पहले इसमें देखो हमने स्टेशनरी स्टेट्स क्या है उसको नंबर दे दिया 1 2 3, उसको बोला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसकी रेडियस का फॉर्मूला फाइंड आउट कर, रेडियस का फॉर्मूला दिया है Rn is equal to n square into a naught. थर्ड रिजल्ट में हमें पता चला एनर्जी क्या है स्टेशनरी स्टेट्स की, फर्स्ट एनर्जी स्टेशनरी स्टेट, सेकंड स्टेशनरी स्टेट्स. नाउ इन द थर्ड केस, ओके, इन द थर्ड केस वी आर गोइंग टू सी fourth actually, that is if this ions are there, समझ लो कि we are having the ions, okay, the Bose theory can be applied for the hydrogen like species. हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे स्पीसीज जिसमें कि एक ही इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे कि He+ आयंस जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन, He+ में एक इलेक्ट्रॉन कैसे बच्चों, देखो He+ में एक इलेक्ट्रॉन कैसे, क्योंकि He का एटॉमिक नंबर है, He का एटॉमिक नंबर कितना है 2, अगर उसमें 2 में से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लिया तो क्या हो जाएगा He को +1 चार्ज. समझ में आ गया, तो He+ आयंस. दूसरा कौन सा दिया है हियर, Li2+ आयंस, Be3+ आयंस. देखो Li का एटॉमिक नंबर है 3, ठीक है, Li का एटॉमिक नंबर 3 यानी 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए तो उसको +2 चार्ज मिल जाएगा. Be3+, Be का एटॉमिक नंबर है 4, 3 इलेक्ट्रॉन अगर उसने डोनेट किए तो Be3+, ठीक है, तो He+, Li2+, Be3+, सब में क्या है 1 इलेक्ट्रॉन ओनली, एवरीवन हैविंग कितने इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, यानी सिंपली दिस इज लाइक हाइड्रोजन एटम बराबर, क्योंकि हाइड्रोजन में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है. तो स्पीसीज लाइक अ हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज यानी He+ आयंस, Li2+ आयंस, Be2+ आयंस. The energy of these ions are actually given by the formula En is equal to -2.18 into 10 to minus 18 z square upon n square. बस वहां पे बच्चों z square क्या है, z square is the atomic number of helium, atomic number of lithium, atomic number of beryllium. जो हमने atomic number लिखा है यहाँ पे, ये देखिए atomic number, helium का कितना 2, lithium का 3, beryllium का 4, so that उसका square upon n square यानी number of shell, first shell, second shell, third shell, उस तरह से, ठीक है. So energy of the species like say ions having 1 electron only, उसकी एनर्जी ये फॉर्मूले से होगी En is equal to -2.18 into 10 to minus 18 z square upon n square, and radius उसी पर्टिकुलर आयन का रेडियस का फॉर्मूला है टू फाइंड आउट द रेडियस 52.9 n square upon z. क्या है 52.9 n square upon z in terms of picometer only, where z is the atomic number and n क्या है number of shell, principal quantum number क्या है वो first, second, third, fourth, whatever it may be. And final result, okay, the final result, that is velocity of a electron can also be calculated with the help of Bose theory only. Electron की velocity किस speed से वो actually rotate हो रहा है, that is also find out with the help of Bose atomic model, but the proper the formula is not given over there, so that is these are the 5 result. ठीक है, अगर recall कर लेते हैं, so see over here, पहली चीज तो the stationary states is of the electron given by the number 1 2 3 named as principal quantum number, stationary states या फिर उसको orbit भी कहते हैं हम लोग. Radius of the stationary states Rn is equal to n square upon n square into a naught. Energy of the stationary state minus RH into 1 upon n square, where n will be 1 2 3 number of stationary states. Then after Bose theory, energy of the ions given by the formula En is equal to -2.18 into 10 to minus 18 z square upon n square, and radius of the ions 52.9 n square upon z. And finally, the velocity of electron can also be calculated with the help of a Bose atomic theory in this way. Understood? ठीक है? So these are the result of the Bose atomic model and the Bose atomic model. Rest of the things like what is the failure of the Bose atomic model, quantum mechanical model of an atom and everything, ये हम लोग डिस्कस करेंगे in the next lecture. ठीक है guys? So next lecture में शायद से एक और वीडियो जाएगा जिसमें हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे this one.
ठीक है, we'll going to discuss everything shape of the molecule and electronic configuration and how to write the electronic configuration. okay, शायद से उस पर्टिकुलर इसमें हम लोग ये पूरा चैप्टर को कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और अच्छे से स्टडी करो और अच्छे से मार्क निकालो गाइस। ऑल द बेस्ट फॉर द सेमेस्टर एग्जाम। ठीक है गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।